Good morning, students. Today in this video, we will study exercise 5.3 from the chapter Newton's Laws of Motion of the book Dynamics of Jeevan Sons publication. The title of this exercise is Motion of Two Bodies Connected by a String. First of all, we will study the tension in a light inextensible string. A string, the length of any portion of which remains constant, is called an inextensible string or inelastic string. If further its weight can be neglected in comparison to other forces, then it is called light inextensible string. The tension in the string remains the same throughout its length, whether it is straight, passing over a smooth or frictionless pulley or peg. But when two strings are tied together, the tension in the two strings will be different. ये basic terms हैं जिनको आप इस exercise में use करेंगे. तो जो first definition थी वो थी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की, कि जो स्ट्रिंग, ऐसी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ आप किसी भी पोर्शन पे चेक करो वो कांस्टेंट रहती है, तो वो आपकी इनइलास्टिक स्ट्रिंग है. और अगर उसका वेट नेग्लेक्टेड वेट हो कंपैरिजन में अदर फोर्सेस के, तो उस स्ट्रिंग को आप कहेंगे लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. तो जो टेंशन है एक स्ट्रिंग की वो थ्रू आउट इट्स लेंथ सेम रहेगी, चाहे वो किसी भी टाइप से आप यूज कर रहे हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन में ही आपकी सेट हो, किसी स्मूथ या फ्रिक्शनलेस पुले पर सेट हो. एक स्ट्रिंग की जो टेंशन है वो थ्रू आउट लेंथ सेम रहेगी. लेकिन अगर आपने दो स्ट्रिंग्स टाई कर दी हैं टुगेदर, तो दोनों की टेंशन डिफरेंट हो सकती है. अब सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट आर्टिकल पे, जिसे आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना है. आपके पास टू मास है M1 और M2. यहाँ पर आपने स्पेशली ये नोट करना है कि आप इन नोटेशन M1 मास को M2 से ग्रेटर लेकर चल रहे हैं. तो जब आप इस आर्टिकल पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तो आप M1 वैल्यू को वो वैल्यू असाइन करेंगे जो दो मासेस में ग्रेटर वाली होगी. Two masses M1 and M2 are suspended by a light, inextensible and flexible string which passes over a smooth, fixed and light pulley. To find the motion of the system, आपने निकालना है, equation of motion निकालनी है, tension in the string निकालनी है और pressure on the pulley find out करना है. ठीक है, अब हम अपने सॉल्यूशन पे आ जाते हैं. तो आप अपनी फिगर को इस टाइप से देख सकते हैं. हमने ये मान लिया ये आपका एक स्मूथ फिक्स्ड और लाइट पुले है, जिससे आपने अपनी स्ट्रिंग को अटैच करके बोथ साइड M1 और M2 मास के वेट को हैंग कर दिया. ये दोनों आपके वेट्स हैं. ठीक है, अब क्योंकि ये स्मूथ है और ये दोनों वेट जब हैंग हो रहे हैं, तो जब इसकी मूवमेंट स्टार्ट होगी तो जो मास हैवी है वो आपको क्लियरली अंडरस्टूड है कि वो आपका डाउनवर्ड मूव करेगा, और जो मास लाइट है वो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. ठीक है, तो क्योंकि मास M1 हैवी है तो देखिए इसकी मूवमेंट डाउनवर्ड दिखाई गई है और M2 की मूवमेंट अपवर्ड दिखाई गई है. ये आपकी टेंशन हो गई T, और ये हो गया इसका जो वेट है वो हो गया M1G और इसका वेट हो गया M2G, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेंगे. अब हम मान लेते हैं let L be the length of the whole string on both sides of the pulley, कि जो ये टोटल लेंथ है ना पुले की वो बोथ साइड वो हमने मान ली L, और फिर मान लिया कि एक साइड जो पोर्शन है M1 की तरफ वो है X और M2 की तरफ जो स्ट्रिंग का पोर्शन है वो हमने मान लिया Y. Let X and Y be the depth of masses M1 and M2 respectively below the pulley at any time T. तो अब क्योंकि L तो टोटल लेंथ है और आपने M1 और M2 की तरफ जो स्ट्रिंग की लेंथ है उससे हमने मान लिया X और Y, तो X प्लस Y आपका क्या होगा L. अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू T, तो dx by dt प्लस dy by dt, L कांस्टेंट है तो इक्वल्स टू क्या हो गया 0. डिस्टिंग इनएक्सटेंसिबल है यानी कि उसकी लेंथ थ्रू आउट सेम रहेगी, इसलिए वैल्यू चेंज नहीं.
तो dx by dt dy by dt का नेगेटिव हो गया। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका d2x by dt स्क्वायर नेगेटिव हो गया d2y by dt स्क्वायर का। अब क्या है dx by dt और dy by dt? ये तो है आपकी वेलोसिटी, और ये जो सेकंड डेरिवेटिव है ये है आपकी एक्सेलरेशन किसके, मासेस m1 एंड m2 के रिस्पेक्टिवली एट टाइम t। अब इक्वेशन 1 से क्या पता चल रहा है कि m1 और m2 मास की वेलोसिटी वैसे तो सेम है बट अपोजिट इन साइन है। ऐसे ही दोनों की एक्सेलरेशन वैसे इक्वल है बट अपोजिट इन साइन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों की मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो thus the velocity and acceleration of masses m1 and m2 at any time t क्या है, इक्वल है बट अपोजिट है। तो इसलिए अगर m1 मूव करेगा डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन f, तो m2 मूव करेगा विद सेम एक्सेलरेशन f इन द अपवर्ड डायरेक्शन। कि मैंने मान लिया इसको नोटेशन क्या रख ली, f, बार बार पूरे एक्सप्रेशन को लिखने से बचने के लिए। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर m1 f एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मूव करेगा तो m2 उसी एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूव करेगा। t हमने मान लिया एज ए टेंशन इन द स्ट्रिंग। Since the pulley is smooth and string is light and inextensible, तो टेंशन जो है वो आपकी सेम रहेगी थ्रू आउट ऑन बोथ साइड्स। अब हम लिखते हैं बोथ साइड की इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मास m1 की। तो जो आपका मास m1 है वो आपका डाउनवर्ड मूव कर रहा है। सेकेंड एक्सरसाइज में डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए जो आपने इक्वेशन पढ़ी थी वो थी t इज इक्वल टू m g माइनस f। ठीक है, अब m की जगह यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, m1। तो देखिए यही सेम इक्वेशन हमने यहाँ लिखी है, सिर्फ इसने टर्म्स को रीअरेंज किया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर क्या क्या फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक तो ये m1g वेट जो नीचे की तरफ हैंग कर रहा है, और एक ये टेंशन है जो उसे अपवर्ड हैंग कर। फिर हम आ जाते हैं अपने मास m2 पे। मास m2 अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो सेकेंड एक्सरसाइज में आपने उसके लिए इक्वेशन पढ़ी थी t इज इक्वल टू m g प्लस f। लेकिन यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में जो मास यूज हो रहा है m2, तो मैं यहाँ m2 यूज कर देती हूँ। वही इक्वेशन है, बस टर्म्स रीअरेंज करके यहाँ लिखा हुआ है। अब आपको क्या क्या निकालना था एक बार हम ऊपर से देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, टेंशन और प्रेशर। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आप लिख चुके हैं, फिर आपने टेंशन निकालनी थी। अब देखिए दो इक्वेशंस हैं, हमें इनसे टी और एफ निकालना है। तो हम क्या करते हैं, एक बार इन दोनों को देखो ऐड कर दें, या अगर आप इस फॉर्म में इक्वेशन लिखें तो दोनों ही वैल्यूज टी की हैं, दोनों को इक्वल रख दें आपके पास, सॉल्व करके देखो वही कर रखा है ना, यहाँ पर सॉल्व करके आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एफ की। ये एफ की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, मान ली इसमें पुट कर दो और सॉल्व करो, आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, टी। ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप सब खुद ट्राई करें। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है प्रेशर ऑफ द पुले। अब पुले पे क्या प्रेशर हो रहा है, टेंशन की वजह से। रिजल्टेंट ऑफ टेंशन, क्योंकि बोथ साइड जो है पुले के है, तो प्रेशर जो है वो डबल होगा टेंशन का, इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब अगर आप इनको एज ए फॉर्मूले आपने लर्न करना है तो जरा ध्यान से देखिए, m1 प्लस m2 दोनों में सेम है आपका, इसको भी आपने एज ए फॉर्मूला लर्न करना है, इसको भी आपने ऐसे फॉर्मूला लर्न करना है। जी जी दोनों में सेम, यहाँ पर है आपका m1 माइनस m2, यहाँ पर है 2m1 m, और r जो है ये भी आप लर्न करेंगे, r जो है t का डबल हो जाएगा। अब इसी आर्टिकल पर बेस्ड है करोलरी। द प्रेशर ऑन द पुले, यानी कि ये जो r है ऑलवेज लेस देन होगा सम ऑफ वेट से। तो मुझे प्रूव करना है कि r की वैल्यू ऑलवेज लेस देन होगी सम ऑफ वेट्स। वेट क्या था, m1g और m2g, तो यानी कि वो m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय g से क्या होगी, लेस। तो मैं इसमें से r को सब्ट्रैक्ट करूं और वैल्यू क्या दिखा दूं, पॉजिटिव। r की वैल्यू है 2t, वैल्यू पुट कर दी, एलसीएम ले लिया, m1 प्लस m2 एलसीएम आया, ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर ओपन कर दिया तो एक्चुअल में आपकी वैल्यू क्या बनेगी, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 माइनस
4m1m2। ये इसमें से दोनों टर्म सब्ट्रैक्ट हुई तो -2m1m2 आएगा, जो कि m1 - m2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब ये बताइए, ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा, जी पॉजिटिव है, m1 + m2 सम ऑफ मास है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये डिफरेंस है लेकिन स्क्वायर होने पर पॉजिटिव। तो अगर ये टर्म पॉजिटिव है कि आपने कोई भी दो एक्सप्रेशन थे कि a में से b को सब्ट्रैक्ट करा, रिजल्टिंग आंसर पॉजिटिव आ गया, तो मतलब क्या हो गया कि a जो है b से ग्रेटर है, यानी कि ये मास जो है 2t से ग्रेटर है, यानी कि प्रेशर से ज्यादा है। सेकेंड करोलरी, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू द वेट। कि टेंशन जो है ऐसे वेट के इक्वल है, हमने वो वेट मान लिया mg, जो वेट हार्मोनिक मीन है किसका, बिटवीन द टू गिवन वेट्स। कि अब आपको प्रूव करना है कि टेंशन जिस वेट के इक्वल है वो वेट आपका, हाँ जी देखिए, हमने कहा कि टेंशन इन द स्ट्रिंग इक्वल है किसी वेट के, वो हमने मान लिया mg, जो वेट हार्मोनिक मीन है बिटवीन द टू वेट्स। मतलब अब आपको ये प्रूव करना है कि mg जो है वो हार्मोनिक मीन है m1g और m2g का। अब पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, हार्मोनिक मीन। आपने पढ़ा हुआ है कि कोई तीन टर्म अगर वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो उनका रेसिप्रोकल जो होता है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। क्योंकि हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन के मोस्टली फॉर्मूले सेपरेटली लर्न करने की बजाय वो सीक्वेंस है रेसिप्रोकल लेके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में कन्वर्ट कर लेते हैं। एपी में जो भी आंसर आता है वही कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर आपका एचपी के लिए होता है। तो अब 1/1/b और 1/c एपी में बन गए। अब अगर मुझे 1/b को ये शो करना है कि वो 1/a और 1/c का am है, अर्थमेटिक मीन है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आपने सिंपल पढ़ा है कि 2/b = 1/a + 1/c। कैसे था ये फॉर्मूला, कि आपने ये लिखा था कि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है कि वो आपकी दोनों टर्म्स को ऐड करके 2 से, सिंपल जो मीन का होता है 2 से डिवाइड करके आता है। मैं इस 2 को लेफ्ट साइड पर लेके आके ये वाला फॉर्मूला बना दिया। 1/a और 1/c का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, और वो अर्थमेटिक मीन अगर 1/b है तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा ये। तो अब इस कंडीशन से ये शो हो रहा है कि 1/b, 1/a और 1/c का अर्थमेटिक मीन है। तो यही सेम कंडीशन रेसिप्रोकल्स के लिए, यानी कि शो क्या करेगी, b जो है हार्मोनिक मीन है a और c का। तो मुझे अब यही कंडीशन लानी है किसके लिए, b की जगह तो मुझे चाहिए mg, a की जगह मुझे चाहिए m1g और c की जगह चाहिए m2g। देखिए मैंने t का तो फॉर्मूला लिख दिया। अब इस फॉर्मूले को मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ। तो देखिए मुझे 2/, में क्या चाहिए mg, तो ये जो यहाँ 2 था, ठीक है, इसको तो रखा यहाँ, और ये बाकी सारी टर्म्स हम ले गए राइट हैंड साइड पर, और इस mg को ले आए लेफ्ट साइड पर। तो इधर बच गया ये 2 और mg आ गया इधर, ये सारी टर्म्स उधर गई तो रेसिप्रोकल हो जाएंगी m1 + m2, और डिनोमिनेटर में आ गया m1 m2g। अब क्या करें, इस पूरे को दोनों के नीचे सेपरेट करते हैं। तो जब ये पूरा एक्सप्रेशन आपका इसके नीचे आएगा तो m1 कैंसिल हो जाएगा, 1/m2g बचेगा, और इसके नीचे आएगा तो m2 कैंसिल हो जाएगा, 1/m1g बचेगा। तो यही आपकी यही रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई, जिससे प्रूव हो गया है कि mg जो है हार्मोनिक मीन है m1g और m2g। अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड आर्टिकल पे, मोशन ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेप। अब यहाँ पर क्या चेंज किया, अभी फर्स्ट आर्टिकल में आपके दोनों पार्टिकल पुले की हेल्प से आपने फ्रीली हैंग किए थे। अब यहाँ पर आपके दो पार्टिकल्स हैं मास m1 और m2 के, उनको हमने एक लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्ट तो किया है सेम, लेकिन जो मास m2 है उसे स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर रखा है। तो जब आप इस आर्टिकल पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो आपने इस पॉइंट को नोट करना है कि आपने m2 को कौन सी वैल्यू असाइन करनी है, जो मास टेबल के ऊपर पुट किया गया है। द स्ट्रिंग पासेस ओवर ए लाइट पुले एट द एज ऑफ द टेबल, और m1 हैंग कर रहा है फ्रीली। आपने मोशन की इक्वेशन निकालनी है, टेंशन निकालनी है और प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ भी अभी हम पहले फिगर देख लेते हैं
ये आपकी स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है, इस पर आपने मास m2 रख दिया और ये पुले की हेल्प से मास m1 को फ्रीली हैंग कर दिया। ये आपकी टेंशन वर्क कर रही है, m1g मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। यहाँ पर ये r जो है रिएक्शन है इस प्लेन का ओवर दिस मास। यहाँ पर m2g तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, r की डायरेक्शन से अपोजिट होगी। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि ये मास हैंग कर रहा है तो ये ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और जिससे ये मास m2 आपका पुले की तरफ मूव करेगा। अब बिल्कुल हम काफी हद तक सिमिलरली अबव आर्टिकल की तरह ही सॉल्व करेंगे कि आपने L मान लिया फुल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और x और y डिस्टेंस ऑफ द मासेस m1 एंड m2 फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल, कि हमने ये मान लिया कि ये जो पोर्शन है वो आपका y है और यहाँ से जो ये हैंग m1 की तरफ कर रहा है वो आपका x है। तो x फ्लाई का सम क्या हो जाएगा l, क्योंकि स्ट्रिंग की टोटल लेंथ l थी, ये पोर्शन आपने x मान लिया, ये पोर्शन आपने y मान लिया, तो नेचुरल सी बात है x प्लस वाई एल होगा क्योंकि आपकी स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, आपकी वैल्यू आ गई लास्ट आर्टिकल की तरह सेम ऐसे ही सेकंड, तो बिल्कुल सिमिलरली आपको वही पता चल गया कि दोनों x और y मतलब मास m1 और m2 की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो सेम है बट साइन अपोजिट है। इसलिए आपका जो मास m1 है वो डाउनवर्ड मूव करेगा, ऐसे ही आपका मास सेम एक्सेलरेशन से m2 जो है वो आपका टुवर्ड्स एज मूव करेगा। अब हमने मान लिया f बी द कॉमन एक्सेलरेशन और t बी द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। अब क्योंकि मास m1 डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो हमने वो t इज इक्वल टू m1 g माइनस f लास्ट एक्सरसाइज का फॉर्मूला यूज करके अपना ये फॉर्मूला लिख दिया। अब फॉर मास m2, क्योंकि मास m2 तो सिर्फ आपका एक साइड मूव कर रहा है, उस पर इक्वेशन ऑफ मोशन सिंपल लगेगी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स जो m2 को खींच रहा है वो क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो फोर्स हो गया टेंशन t, मास है उसका m2 और एक्सेलरेशन हमने मान ली f। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको f और t निकालना है, तो देखिए दोनों को ऐड कर दूं, t कैंसिल हो गया, सिंगुलर f आ गया, ये फॉर्मूला भी आपको लर्न करना है। फिर f की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करना ज्यादा सिंपल रहेगा और यहाँ से आपकी t की वैल्यू आ जाएगी, ये फॉर्मूला भी आपने लर्न करना है। और आप इसे अपने पिछले फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो m1 प्लस m2g आपका सिमिलर चल रहा है, न्यूमरेटर में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है जिसे आप याद रखेंगे। अब प्रेशर ऑन द पुले यहाँ निकालने का ये फॉर्मूला यूज होगा, t की वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर। नेक्स्ट आर्टिकल है मोशन ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल टेबल, कि जो सेकंड आर्टिकल आपने किया था उसमें आपकी टेबल स्मूथ थी। अब अगर स्मूथ टेबल को एक रफ हॉरिजॉन्टल टेबल से रिप्लेस कर दिया जाए तो इस आर्टिकल में कितना चेंज आएगा वो हम पढ़ेंगे। When one body slides on another rough body, तो क्या आपका प्ले करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन comes into play and obeys the following law। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एक रिटार्डेशन फोर्स है जो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, किससे, डायरेक्शन ऑफ मोशन से। रिटार्डेशन फोर्स का मीनिंग क्या है कि जब दो फोर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो रिटार्डेशन फोर्स जो है वो आपने जो फोर्स लगाया उससे अपोजिट वर्क कर रहा है, तो एक्चुअली में वर्क कितना होगा, वो इफेक्टिव फोर्स होगा जो टोटल फोर्स में से ये रिटार्डेशन फोर्स माइनस करके आएगा, जैसा कि हमने अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जांपल्स में यूज किया है। और अब हम मान लेते हैं एफ बी द लिमिटिंग फ्रिक्शन और आर है आपका नॉर्मल रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये आपका एक रिलेशन है जो एफ म्यू और आर के बीच में फॉलो होता है, और म्यू है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एफ है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन और आर है आपका नॉर्मल रिएक्शन। तो एफ का फॉर्मूला हो गया आपके पास म्यू आर, और अगर म्यू की वैल्यू टेंजेंट लैम्डा है तो लैम्डा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाय ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। m2 को आपने कहाँ प्लेस करा है, रफ हॉरिजॉन्टल टेबल पे। तो लास्ट आर्टिकल की तरह बता रही हूँ, नोट कीजिए कि जब भी आप इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो m2 को वो वैल्यू असाइन करेंगे जो रफ हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखी गई।
द स्ट्रिंग passes over a light smooth pulley at the edge of the table और M1 freely hang कर रहा है। आपको डिस्कस करना है मोशन, द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड प्रेशर ऑन द पुले। देखिए ये आपकी सारी सेटिंग हमने की है, बस यहाँ पर ये जो टेबल है अब आपकी स्मूथ ना होके रफ है। तो ये जो आपका फ्रीली हैंग कर रहा है M1G डाउनवर्ड मूव करेगा, ये वाला जो मास है ये आपका इस डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन अब इस मास के ऊपर दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक तो टेंशन जो उसे उधर खींच रही है और दूसरा ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो अपोजिट वर्क करेगा एक्शन ऑफ फोर्स के। ये आर रिएक्शन है इस टेबल का और ये M2G मास है जो डाउनवर्ड वर्क कर रहा है। अब देखिए आर है आपका नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द टेबल ऑन मास M2, तो आर किसके इक्वल हो जाएगा M2G। सिंस टेबल इज रफ तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना म्यू आर कम्स इनटू प्ले और टी है आपकी टेंशन इन द स्ट्रिंग। सबसे पहले हम मास M1 की बात कर रहे हैं, ये सिंपल केस है, इस पर आपके इस फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है, तो ये आपका डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो लास्ट एक्सरसाइज वाला अपना फॉर्मूला यूज करते हैं, T इज इक्वल टू M1G माइनस M। वही फॉर्मूला यहाँ ये इसने अरेंज करके लिखा है, जो चेंज है वो ओनली किस पोर्शन के लिए है M2 के लिए। अब जब आप M2 के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो लास्ट आर्टिकल में तो आपने सिंपल लिखा था मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, लेकिन यहाँ पर आप वर्ड लिखोगे इफेक्टिव फोर्स। इफेक्टिव फोर्स क्या होगा, टोटल फोर्स अप्लाइड माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि रिटार्डेशन फोर्स। तो कितना फोर्स लग रहा है, टेंशन T, और ये अपोजिट डायरेक्शन में जो रिटार्डेशन फोर्स है वो आपने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट, और इधर आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये, सभी को सॉल्व करना है आपने। तो अब सबसे पहले इसने क्या करा, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड करा, तो जैसे ही आप इनको ऐड करेंगे और r की वैल्यू M2G यूज करेंगे, t कैंसिल हो जाएगा और आपका f आ जाएगा। ये आपने एज ए फॉर्मूला लर्न करना है। फिर ये f की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, सॉल्व करके आपका t आ जाएगा, जो कि ये फॉर्मूला है, ये भी आपने लर्न करना है, ये t का फॉर्मूला है। और प्रेशर इन द पूरे बिल्कुल लास्ट आर्टिकल की तरह ही अंडर रूट टी होगा और ये आपका फॉर्मूला है। अब एक पॉइंट आपने यहाँ पर नोट करना है कि अगर ये आर्टिकल प्रूव करने के लिए आ जाता है तो आपने कुछ पोर्शन अबव आर्टिकल से यहाँ भी रिपीट करना है। अब वो पोर्शन हम देखते हैं कि कहाँ से कितना पोर्शन यहाँ से स्टार्ट करना है आपने, और आप ये समझ लीजिए यहाँ तक। ये जो पोर्शन है, इतना पोर्शन आपने नेक्स्ट आर्टिकल में भी एज इट इज रिपीट करना है, क्योंकि वो सीधा इक्वेशन ऑफ मोशन से ही स्टार्ट कर रहा है, तो सिंपल जो चेंज वाला पोर्शन था वही उसने यहाँ एक्सप्लेन किया है। इसके साथ ही आपके सारे आर्टिकल्स कंप्लीट हो गए। ये एटवुड मशीन वाला केस यहाँ से सेपरेटली स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बेस्ड एग्जाम्पल स्टडी करेंगे, तो आप ये आर्टिकल्स अच्छे से रीड करके इनको सेल्फ लिख कर देखेंगे और ये सारे फॉर्मूले लर्न करेंगे ताकि आपको एग्जाम्पल्स इजीली समझ में आ जाए।